सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आप लोगों के बीच YouTube के माध्यम से, बीके महागुरु चैनल के माध्यम से आप लोगों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तक ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा का पाठ आप लोगों को प्रत्येक पाठ को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तथागत भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित इसमें 8 कांड में वर्णित है। प्रथम कांड, द्वितीय कांड जो धम्म दीक्षा और आंदोलन से है। प्रथम कांड जन्म से प्रव्रज्ञा तक है। तीसरा कांड है बुद्ध ने क्या सिखाया। चौथा कांड है मजहब और धर्म में क्या अंतर है। पांचवा भाग है कि उसमें संघ की क्या व्याख्या है, संघ का महत्व क्या है, भगवान बुद्ध और उनके समकालीन कौन कौन से लोग प्रवर्तक हुए। सातवां भाग है महान परिव्राजक का अंतिम विचारिका क्या है, सातवां। अष्टम जो कांड है महामानव सिद्धार्थ गौतम का, वहाँ पर निर्माण और अन्य व्यवस्था कैसे क्या होता है, यह 8 कांडों में वर्णित है। इसलिए आप लोगों के सामने मैं शुभारंभ कर रहा हूँ। प्रथम भाग, प्रथम कांड का प्रथम भाग भगवान बुद्ध और उनका धम्म कि उनका जन्म किस कुल में हुआ, उनके कुल की व्याख्या कर रहे हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साथियों, ईसा से पूर्व 563 ईस्वी में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। उस समय कोई भी राज्य प्रभुत्व संपन्न राजा नहीं हुआ करते थे। देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से किसी राज्य का एक भी राजा का अधिकार भी नहीं होता था। किसी पर एक राजा का अधिकार होता था, और जिन में राजा का अधिकार नहीं होता था वह संघ के रूप में होता था। उनमें संघ के अनुसार कार्य होते थे। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या 16 थी। उनमें के नाम इस प्रकार हैं: अंग के, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सौर, सेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंपोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगा के कोली, अल्लकप के बुली और केशपुत्र के कलाम, कलिंग, पिपलिवन के मौर्य तथा भग्ग जिनकी राजधानी सिंसु मार्गिल था। अर्थात इन जो राज्य थे इनके संघ के अनुसार इनके उन वंश के राजा हुआ करते थे। जिस राज्य का एक भी किसी राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे। जिनके राज्य का राजा का अधिकार होता था वो जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों का किसी एक राजा का अधिकार न था वे संघ और गण कहलाते थे। उस समय कपिलवस्तु के शाक्य की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जो बताया जाता है, कहना है उस समय प्रजातंत्र अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात हम निश्चयपूर्ण कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे। वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासक बनते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। संघ का जिस समय सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय जो कपिलवस्तु था वहाँ के राजा शुद्धोधन संघ के अनुसार राजा थे। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने
इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिराज्यिक भाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज स्वतंत्र रीति से अपने कुछ शासकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राजा थे। मगध राज ही एक ऐसा था। कौशल नरेश प्रसेनजीत थे। मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। यह तथागत भगवान बुद्ध का एक वंश कुल का है वर्णन है। साथियों, तथागत भगवान बुद्ध के पूर्वज कौन थे, उनके पूर्वज से आप तो सीखेंगे कि कौन कौन लोग उनके पूर्वज थे। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। सिद्धार्थ गौतम शाक्य मुनि के रूप में जाने जाते हैं। जिन नगर का यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल ने ही नाम पर पड़ा हुआ है। कपिलवस्तु में जैसेन नाम का एक शाक्य रहते थे। सिंहनु उनका पुत्र थे। सिंहनु का विवाह हुआ था कंचा नारा से। उनके 5 पुत्र थे। कंचा नारा के 5 पुत्र थे। शुद्धोधन, धौतोधन, शुक्लोधन, शाक्योधन, अमितोधन, ये 5 भाई थे। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहनु की 2 लड़कियां थीं, अमिता और पमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उनके पिता का नाम अंजन था और मां का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोलीय राजा थे और देवदह नाम से की बस्ती में रहता था। शुद्धोधन बड़ा योद्धा थे। जब शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने का भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन बड़ा धनी आदमी थे। उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर अनगिनत थे। उनके पास बहुत सारे गाय और पशु थे। इसीलिए ज़्यादा खेतों होने के कारण उन्हें खत्री कहा जाता है, खेतिहर, जिसे आज लोग क्षत्रिय कहते हैं। अपने खेतों की जोतने के लिए उसे 1000 हल चलाने पड़ते थे। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करते थे। उनके कई महल हुआ करते थे। इन महलों में उनके पुत्र सिद्धार्थ गौतम के लिए भी बनवाए थे। यह सिद्धार्थ गौतम के पूर्वज हैं और इस तरह से उनके पूर्वज आप लोगों के सामने बताया गया है। इनको समझिए, अमल करिए और लोगों तक शेयर करिए। साथियों, जो अभी आपके सिद्धार्थ गौतम के वंश के बारे में बताया गया, कुल के बारे में और पूर्वज के बारे में, कुछ वक्तव्य ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि हिंदूवादी व्यवस्था के पालक थे। जिस समय सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था उस समय के पूर्व ईसा से 1500 वर्ष पूर्व आर्यों का आगमन हुआ था और उस समय तरह तरह की शिक्षा पर और सभी चीज़ों पर आधिपत्य था। कबीले के रूप में जगह जगह उनका वर्चस्व था। पाखंडवादी व्यवस्था को निजात दिलाने के लिए ही तथागत भगवान बुद्ध ने उनके पाखंड को करने के लिए ही काम कर रहे थे। इसलिए बहुत सारे वक्तव्य बुद्ध एंड हिज धम्मा में आपको हिंदूवादी व्यवस्था के मिलेंगे। इसे आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने उन सारे वक्तव्यों को, उन सारी चीज़ों को बहुत ही खंडित किया है। फिर भी कुछ रीति रिवाज उसमें मिलेंगे। इन बातों को समझना होगा। जब तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान मिल गया, बहुत सारी चीज़ें का उद्बोध हो गया, उसके बाद उस पाखंडवादी व्यवस्था का वर्णन आपको बुद्ध एंड हिज धम्मा में नहीं मिलेगा। लेकिन शुरुआत में बहुत सारे हिंदूवादी पाखंड की व्यवस्था का, गोत्र
कुंडली, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शब्द आपको मिलेंगे जिससे आपको दिग्भ्रमित नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि यह उस समय की व्यवस्था से ही निजात दिलाने के लिए तथागत भगवान बुद्ध को यह मार्ग अपनाना पड़ा। दुख और दुख के कारण का निवारण करने के लिए इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। इस बीके महागुरु चैनल के माध्यम से आप लोगों को अन्य सारे जीवन परिचय से लेकर सारी चीज़ों का एक एक करके वर्णन मिलेगा। इसको अधिक से अधिक शेयर करें और स्मरण करें कि सही और गलत का क्या परिचय है। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम।